मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 10 से निगरानी समिति क्या है, निगरानी समिति की भूमिका क्या है, निगरानी समिति की गठन कैसे होगी और निगरानी समिति से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को लाभ लेने का तरीका क्या हो सकता है, यह प्रावधान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 में गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए एक बड़ा कानून, अधिकार और कर्तव्य का पालन करने के लिए धारा 10 बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 का निर्माण किया गया। इसके संबंध में आज हम आप सबके बीच में संपूर्ण जानकारी देने का एक प्रयास। अध्याय नंबर 4, किताब नंबर 1, निगरानी समिति, धारा 10 जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो मेरा विश्लेषण आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। इसलिए गांव में रहने वाले सभी लोगों से आग्रह है, पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह है, खास करके वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के मुखिया को अध्ययन करने के साथ साथ गांव में रहने वाले सभी लोगों को अध्ययन करना चाहिए। निगरानी समिति ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं, अन्य कार्यकलापों, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्राम सभा अपने हित में, ग्राम सभा के नॉलेज में सब बातों की जानकारी रहे, एक निगरानी समिति का गठन करती है। ग्राम सभा चाहे तो एक से अधिक भी निगरानी समिति का गठन कर सकती है, लेकिन एक निगरानी समिति तो निश्चित रूप से गठन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्राम पंचायत के सदस्य हों, ग्राम पंचायत के मुखिया हों या ग्राम पंचायत के कोई पदाधिकारी के प्रति कोई शिकायत हो तो आम जनता कहाँ सुनाने जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कानून बना करके एक प्रावधान किया गया कि निगरानी समिति की गठन करनी चाहिए। तो निगरानी समिति का गठन ग्राम सभा करती है। यानी एक विश्लेषण यहाँ समझने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग के द्वारा सरकार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की गठन करती है, जिसमें वार्ड सदस्य और मुखिया का चयन किया जाता है। दोनों की संयुक्त बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। यानी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया जो चुन कर आते हैं, दोनों की संयुक्त बैठक को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कहते हैं। यानी वो निर्वाचन से हुआ। लेकिन कानून यह बना कि ग्राम सभा भी एक निगरानी समिति बनाएगी जो दोनों पैरेलल चलेगी। यानी निर्वाचन से जो जीत करके वार्ड सदस्य और मुखिया आते हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके, उनके गलतियों को देखा जा सके, इसके लिए ग्राम सभा ने कहा कि हम एक निगरानी समिति बनाएंगे। तो वह निगरानी समिति वार्ड सदस्य और मुखिया की क्रियाकलाप को देखती रहेगी और आम जनता का कोई शिकायत होगा, आम पब्लिक को कोई शिकायत होगा किसी वार्ड सदस्य के प्रति या ग्राम पंचायत के मुखिया के प्रति, तो वह शिकायत करने का 2 स्थान है। एक तो निगरानी समिति के पास जा सकती है और नहीं तो जिला के कलेक्टर के पास जा सकती है। दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी शिकायत नहीं सुन सकते हैं ग्राम पंचायत के खिलाफ में, अनुमंडल पदाधिकारी को भी अधिकार नहीं है, डीडीसी को भी अधिकार नहीं है। बस मात्र 2 व्यक्ति को अधिकार है, एक निगरानी समिति को और दूसरा जिला पदाधिकारी को। तो निगरानी समिति की गठन अब समझ लिए होंगे आप लोग कि कितना आवश्यक है। अगर निगरानी समिति की गठन जहाँ नहीं होगी, वहाँ जनता भटकाव का शिकार रहेगी। उस जनता को समझ में ही नहीं आएगा कि हम अपना आपत्ति कहाँ दर्ज करें, हम ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ में कहाँ जाएं। कलेक्टर बहुत दूर होता है ना, कलेक्टर से मिलना सबके लिए सुलभ नहीं है, लेकिन वार्ड सभा बहुत नज़दीक होती है। यानी निगरानी समिति जो गठन होती है वह जब चाहे तब वहाँ जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रख करके निगरानी समिति का प्रावधान
2006 में ही धारा 10 में किया गया था। अब निगरानी समिति का गठन समझ लीजिए कैसे होगा। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, पहला ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें निगरानी समिति के गठन करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव पर निगरानी समिति के गठन का जो प्रस्ताव रखेंगे उस पर सर्वसम्मत से चर्चा होगा और विधिवत जो नियम है उसके तहत चयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर जाएगी। वो कैसे चयन किया जाएगा ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सचिव कौन होगा, यानी ग्राम पंचायत का जो सचिव पंचायत सेवक होते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे वही निगरानी समिति के भी सचिव होंगे। सचिव दोनों कमेटी का सेम होगा, यानी ग्राम पंचायत के मुखिया और सचिव मुखिया का जो सचिव होगा वही निगरानी समिति का भी सचिव होगा। अब निगरानी समिति के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे, यानी वार्ड सदस्य नहीं होंगे, उनके परिवार का कोई नहीं होगा, मुखिया के नहीं होंगे, मुखिया के परिवार का नहीं होगा, यानी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वह निगरानी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। निगरानी समिति 11 आदमी की बनेगी। इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 11। इसमें अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या होगी, यानी जिस किसी पंचायत में जितनी जनसंख्या है और अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है उसका जो कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति के कुल संख्या का जो प्रतिशत होगी 11 आदमी में वही प्रतिशत अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे। अति पिछड़ा वर्ग से 20% आरक्षण है, यानी 11 गो में 20% पिछड़े वर्ग के सदस्य होंगे। यानी निगरानी समिति में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, लेकिन ध्यान रहे आरक्षण 50% से ज़्यादा दे नहीं होगा। दूसरा नियम कि इसमें 50% कोटिवार महिलाओं की आरक्षण होगी, यानी मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग में 20% आरक्षण से 2 सीट बनता है, एक महिला एक पुरुष। अगर अनुसूचित जाति में 2 सीट बनता है तो एक महिला एक पुरुष, यानी 11 में 6 महिला सदस्य निश्चित रूप से उसमें चयन की जाएगी। यही प्रक्रिया है 11 आदमी के चयन करने का। तो 11 व्यक्ति का जो चयन होगा वह 11 व्यक्ति बैठ कर के आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा। यही निगरानी कमेटी कहा जाता है। यानी निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भी हो गए और उसमें 10 सदस्य हो गए और सचिव वही होगा जो ग्राम पंचायत मुखिया का सचिव होगा, यानी पंचायत सेवक। वही निगरानी समिति का भी सचिव होगा, यानी पैरेलल कमेटी। एक तरफ काम कर रहा है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया जो निर्वाचन आयोग के द्वारा चयन किया गया, और दूसरी कमेटी होगी जिसको ग्राम सभा ने बनाया है, वह 11 की होगी और उसके अध्यक्ष 11 आदमी मिलकर चुनेंगे और उसका सचिव भी वही होगा जो ग्राम पंचायत के मुखिया का सचिव होगा, यानी पंचायत सेवक निगरानी समिति का भी सचिव होगा। निगरानी समिति के सदस्यों का काम क्या होगा? पंचायत के अंदर जो विकास कार्य चल रहा है, विकास का स्कीम का कोई रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है या कोई काम हो रहा हो, 29 विभाग है, किसी भी विभाग का पर्यवेक्षण एक समूह बना करके कर सकता है। यानी निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार निगरानी समिति को दिया गया है। यानी निगरानी समिति सभी स्कीमों को पर्यवेक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। बैठक आयोजित करने का जो तारीख होगा वह पहला बैठक होगा तो पंचायत सचिव नियुक्त करेगा, लेकिन उसके बाद की बैठकों की तारीख अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और सचिव चिट्ठी निकालेगा। जिस तरह से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करना हो तो मुखिया के आदेश से पंचायत सचिव चिट्ठी निकालेगा, और निगरानी समिति की बैठक करना होगा तो निगरानी समिति के अध्यक्ष के आदेश से वही सचिव यानी पंचायत सेवक पत्र जारी करेगा। निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 माह पर एक बार होगी। यानी निगरानी समिति को कह रहा है प्रत्येक माह इसलिए होगी कि आम लोगों का शिकायत बहुत होता है, तो आम लोग अपनी शिकायत निगरानी समिति के घर पर या जो पंचायत सरकार भवन है उसमें एक चैम्बर का भी व्यवस्था करने का प्रावधान है। वहाँ पर निगरानी समिति के अध्यक्ष बैठेंगे और आम जनता किसी ग्राम पंचायत के मुखिया और किसी वार्ड सदस्य या किसी प्रशासनिक पंचायत स्तर के पदाधिकारी के खिलाफ में
किसी गांव की जनता को कोई आपत्ति दर्ज करना होगा तो वह निगरानी समिति के अध्यक्ष के पास जाएगा, और अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य को नोटिस करके इस बात की जो आम जनता का कंप्लेन होगा उसका निराकरण करके एक प्रस्ताव तैयार करेगा, और फिर 3 माह पर जो ग्राम सभा होगी उसमें यह प्रस्तुत करेगा। यानी निगरानी समिति को जो जांच निरीक्षण पर्यवेक्षण करना है वह ग्राम सभा को ही देना है, उसको दूसरी जगह नहीं देना है, क्योंकि ग्राम सभा ने अधिकृत किया है। ग्राम सभा एक तरह से वो अपना 11 आदमी को खड़ा किया है, क्योंकि ग्राम सभा मालिक होता है तो वो अपना निगरानी समिति बनाया है। जैसे विधानसभा, लोकसभा, तो लोकसभा के पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी है, राज्य सरकार के पास भी कई तंत्र है, निगरानी समिति है, विजिलेंस है। तो केंद्र और राज्य सरकार के पास जो है निगरानी है, विजिलेंस है, आईबी है, कौन कौन एजेंसी है जो जांच कर सकती है। इसलिए इस देश में 3 सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। तो ग्राम सभा अपने बीच से 11 लोगों को विजिलेंस कहिए, आईबी कहिए, ईडी कहिए, जो आपको कह लेना हो, तो ग्राम सभा भी अपना एक निगरानी समिति बनाती है जो 3 माह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की क्रियाकलाप को देख सके, उनके द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके। इसलिए निगरानी समिति की गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो निगरानी समिति की जो गठन होगी, इनकी भूमिका क्या होगी? ये कह रहा है कि सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य के त्रुटि खोजने के लिए नहीं है, ये इनकी क्रियाकलाप जो है आय व्यय इस सब चीज़ पर ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन कानून बनाने वाला देखा कि इतना बड़ा अधिकार निगरानी समिति को हम दे रहे हैं, तो यह भी कहा कि इनका जो है कार्य सिर्फ पर्यवेक्षण करना है, फिर भी उनकी भूमिका क्या होगी? रचनात्मक होगी, सहयोगात्मक होगी, सलाहकारी होगी। यानी मुख्य उद्देश्य विकास संबंधी क्रियाकलापों का त्वरित कार्यान्वयन, योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और जनता से प्राप्त शिकायतों का वस्तुनिष्ठ आकलन करना होगा। यानी इनका जो भूमिका होगी, आम जनता का शिकायत का निराकरण करना, ग्राम पंचायत से मिल करके उनको संतुष्ट करना, और फिर जो है अगर संतुष्ट नहीं करा पाते हैं, अगर फिर भी ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य आम जनता के शिकायतों का निराकरण नहीं करते हैं, तो एक रिपोर्ट ग्राम सभा में हर 3 माह पर ग्राम सभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। तो निगरानी समिति की चर्चा का विषय क्या है? सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों का सूत्रण, कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जो अधिकार सौंपी जाएगी, वह काम इनको करना है। यानी निगरानी समिति का भूमिका एक बड़ी भूमिका है आम जीवन में। योजनाओं की गुणवत्ता एवं समय सीमा के भीतर उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। यानी ग्राम पंचायत किसी योजना को अगर शुरू करती है तो उस योजना को संपूर्ण करना, उस योजना के संकल्प को पूरा करना, ये निगरानी समिति का काम है। यानी ग्राम पंचायत के मुखिया का काम है पंचायत सचिव के साथ मिलकर योजनाओं को एग्रीमेंट करना, और निगरानी समिति का काम है उस योजना के संकल्प को पूरा करना। यानी उस योजना का साइट पर बोर्ड लगा है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण उसका वर्क हो रहा है कि नहीं, योजनाओं के लिए मंजूर राशि वाला सूचना पट लगा है कि नहीं, योजनाओं का निष्पादन उसे पारदर्शी बनाने हेतु अन्य व्यवस्था करना, और पंचायत निधि की उपयोगिता बरकरार रखना। और निगरानी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, और फिर 1 वर्ष के बाद जो प्रथम वित्तीय वर्ष की जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें फिर रिन्यूअल करना। अच्छा काम करता है तो फिर उसी को रखिए, अगर अच्छा काम नहीं करता है तो फिर ग्राम सभा जो है उसको बदल देगी। यानी ग्राम सभा अपने अपने सुविधा के लिए अपने बीच से 11 व्यक्तियों को चयन करके ग्राम पंचायत के संपूर्ण कार्यों का निगरानी करने का दायित्व सौंपती है, निरीक्षण करने का अधिकार देती है, पर्यवेक्षण करने का अधिकार देती है। लेकिन इस हिदायत के साथ कि चूँकि निगरानी समिति के अध्यक्ष एक मजबूत कानून बनाया गया है उसके हित में कि सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सोच सकती है, ग्राम पंचायत के कार्यों का संपूर्ण जवाबदेही उसके जिम्मे है,
इसलिए उसको कह रहा है कि आपको रचनात्मक रहना होगा, सहयोग करना होगा, आपको घमंड में नहीं आना होगा। अब ऐसा नहीं कि अब आपको अधिकार दे दिया गया तो चौक चौराहा पर खड़ा होकर के किसी ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में अनर्गल बयान देने के लिए नहीं है। आप मुखिया को समझाइए। अगर आम जनता का शिकायत है तो ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य को समझाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको बुद्धि से समझा लेना होगा कि देखिए आप ऐसा मत करिए। आम जनता के कार्यों के लिए आप ग्राम पंचायत के मुखिया बने हैं तो आप जरा संभल कर चलिए, नहीं तो हम ग्राम सभा को रिपोर्ट कर देंगे। तो यह निगरानी समिति के दायित्व दिया गया है। तो 29 विभाग जो सरकार ने पंचायती राज के जिम्मे दिया है, जैसे उसमें एक शिक्षा विभाग की सबसे बुरा स्थिति है। एक सरकार तो अपना सफल प्रयास कर रही है हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, लेकिन आम जनता भी इसको ठीक से नहीं समझ पा रही है। शिक्षा व्यवस्था का जवाबदेही, पढ़ाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत को है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहीं नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार की जवाबदेही है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बिल्डिंग देना, मास्टर देना, खली देना, बोर्ड देना, पैसा देना, पोषाहार देना, लेकिन उसका व्यवस्था करने का कार्य जो है ये ग्राम पंचायत के जवाबदेही पर है। तो उसमें यदि मान लीजिए कि कहीं पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है तो आम जनता शिकायत कहाँ करेगी? निगरानी समिति के अध्यक्ष के पास। तो अब निगरानी समिति का अध्यक्ष सूचना वार्ड सदस्य को नोटिस करेगा। वार्ड सदस्य से पूछेगा, आपका जैसे वार्ड सदस्य का कानून है हर महीना के अंतिम शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक बुला करके एक महीना में विद्यालय में क्या पढ़ाई हुआ, पोषाहार की क्या स्थिति है, बच्चों की उपस्थिति की क्या है, भवन के रख रखाव की क्या स्थिति है, बच्चों का किताब की क्या स्थिति है, यानी हर बातों की सवाल जवाब निगरानी समिति के अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के बीच में होगा। जहां वार्ड सदस्य में कमजोरी होगा निगरानी समिति वहां समझाएगा, हेडमास्टर को समझाएगा और पुनः उस बातों का जहां जनता की समस्या हो, मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित एएनएम है, कृषि विभाग के किसान सलाहकार है, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर है, आरयू का जूनियर इंजीनियर है, यानी 29 विभाग में मनरेगा है, आपको प्रधानमंत्री आवास है, 15वां वित्त योजना है, 6ठा वित्त योजना है, यानी कोई भी विभाग, कोई भी काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो पंचायतों के अंदर चल रही है उस योजनाओं की गड़बड़ी की जांच, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एक निगरानी समिति की जवाबदेही पर है। तो निगरानी समिति की गठन तो यह बिहार में देखा जा रहा है कि ये निगरानी समिति की गठन जो है बहुत कम हो रहा है। इस संकल्प को गांव के लोगों को पूरा करना चाहिए। गांव के लोगों को ग्राम सभा में बैठना चाहिए, वार्ड सभा में बैठ करके प्रस्ताव भेजना चाहिए कि धारा 10 जो बिहार पंचायत राज एक्ट के अंदर धारा 10 जो बनाया गया है उसके तहत निगरानी समिति की गठन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, अब प्रशासनिक पदाधिकारियों का रोल देख लीजिए। यही जो है ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सफल काम कर रहे हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाया जाए और उनको कार्य करने की हरदम प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी लाख सरकार के कहने के बावजूद काम नहीं करती है। इसका एक कारण है कि गांव के लोग अपने जवाबदेही से बाहर हट गए हैं। गांव के लोग या तो जवाबदेही नहीं ले रहे हैं या तो जानकारी का अभाव है। मेरा जहां तक मानना है बिहार के लोग किताब पढ़ने की आदत नहीं है। बिहार के अगर नौजवान पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त जो पदाधिकारी गाँव में रहते हैं, उन लोगों को बिहार पंचायती राज अधिनियम को पढ़ना चाहिए, धारा 10 का अध्ययन करना चाहिए। उसके तहत निगरानी समिति हर पंचायत में बुद्धिजीवी लोगों को बैठ करके बनवाना चाहिए। अगर निगरानी समिति बन गया और ग्राम सभा में जाने की आदत आप बना लिए, वार्ड सभा को समझ गए, यानी आम जनता को एक प्रश्न है कि अगर किसी आम जनता को कोई कंप्लेन हो, कोई शिकायत हो तो कहा जाएगा। जब से पंचायती राज लागू हो गया उसके बाद कानून नियम सब बदल गया है, लेकिन लोग 50 साल पहले का नियम कानून जानता है। अब वही तकिया कलाम भाषा लेखा बाबा जो है पिताजी को बनाए, पिताजी बेटा को समझाया, वही चीज़ चल रहा है। नई कानून 2006 में आ गई थी तो उस कानून को कोई समझ नहीं रहा, निगरानी समिति को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड सभा और ग्राम सभा 2011 में वार्ड सभा आ गया, कोई पढ़ने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। यही भ्रष्टाचार है।
आम जनता को यदि किसी के प्रति शिकायत करना है, उसको कोई काम नहीं हो रहा है, तो भटकाव का शिकार क्यों होते हैं? उसको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं। आप देखिएगा कभी मुखिया के यहाँ जाते हैं, कभी वीडियो के यहाँ चल जाएंगे, जो विधायक आ जाएंगे तो विधायक को शिकायत करते हैं, एमपी आ जाएंगे तो एमपी को शिकायत करते हैं। हम आप सबको याद कराते हैं, आप कोई समस्या लेकर के विधायक को कहिएगा कि प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया घूस मांगा जा रहा है, अब विधायक जी भेटा गए, तो विधायक जी को कहिएगा तो विधायक जी क्या करेंगे? लगाओ तो कलेक्टर के फ़ोन, वो डीएम को फ़ोन लगाते हैं, लगाओ वीडियो को फ़ोन, लगाओ डीडीसी को फ़ोन, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये अधिकार क्षेत्र में सिर्फ विधायक को नहीं है, ये तो भारत के आम नागरिक, राज्य के आम नागरिक को अधिकार है कलेक्टर से और वीडियो से फ़ोन लगा के पूछ लेगा। इसमें बहुत बड़ा काम क्या कर दिया आप? एमएलए है तो ऐसा थोड़ा है कि आप ही का फ़ोन सुनेगा, यह कानून नहीं हुआ। अगर हमारे से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में कोई 20,000 रुपया, 40,000 घूस मांगता है, किसी भी काम में घूस मांगता है, आपको नल जल लगाने में घूस मांगता है, इलाज कराने में घूस मांगता है, किसी काम में दाखिल कराने में घूस मांगता है, तो इस स्थिति में आम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? वार्ड सभा में जाना चाहिए। वार्ड सभा में सिर्फ जाकर के लिखवा दीजिए, लिखवाने के बाद में आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। फिर 3 महीने के बाद जब वार्ड सभा हो तो पहुंच जाइए, आप पूछिए जो हम प्रस्ताव लिखवाए थे उस पर क्या कार्रवाई हुआ? अगर नहीं कार्रवाई होता है तो आप कहाँ जाइएगा? निगरानी समिति के पास। यही सिस्टम है। दूसरा, आप कंप्लेन करने के लिए कहाँ जाइएगा? कलेक्टर के यहाँ। तो कलेक्टर के यहाँ जाने के लिए आप 100 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर से गाँव, अब उस गांव के लोग डीएम के यहाँ जाना हो तब 1,000 रुपया खर्च करेगा तब न जाएगा, समय निकालेगा तब न जाएगा। लेकिन वार्ड सभा में जो लिखवा देंगे वह भारत के प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी देखेंगे, कलेक्टर भी देखेंगे, सब ऑनलाइन है। वार्ड सभा में लिखा गया तो वार्ड सभा के मैं बताया था वह ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाता है, और ग्राम सभा में जो पास हो जाता है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को बैठक में विचार करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप निगरानी समिति में आपत्ति दर्ज करिए। तो अगर अभी तक निगरानी समिति की गठन नहीं हुई है तो श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर के आएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, अगर हम सब मिल करके राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच को मजबूत करना चाहते हैं, हम बिहार को डेवलप राज्य बनाना चाहते हैं, तो वार्ड सभा में जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो निगरानी समिति नहीं गठित होगी। अगर आप ग्राम सभा में नहीं जाते हैं तो निगरानी समिति की गठन क्यों नहीं हो रहा है? आज निगरानी समिति का गठन नहीं होगा तो आपत्ति कहाँ कीजिएगा? खोजते रहिए कलेक्टर को। और मैं साफ कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आपको डीडीसी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को किताब कानून में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत चूँकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जांच कलेक्टर से नीचे के पदाधिकारी बगैर डीएम के आदेश के नहीं कर सकते हैं। कब जाएंगे? जब जिलाधिकारी को आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा तो वह अनुमंडल पदाधिकारी से नीचे के पदाधिकारी को जांच में नहीं भेज सकती है। अनुमंडल पदाधिकारी को, डीडीसी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर के किसी पदाधिकारी से वो जांच करवाती है। उससे नीचे के लोग नहीं जा सकते हैं। वह भी कलेक्टर समझेगा कि ग्राम पंचायत गड़बड़ी की हुई है, आम जनता शिकायत जो कर रही है, इसमें प्रथम दृष्टया यदि डीएम को लगेगा इसको जांच कराना चाहिए तभी कराना है। क्योंकि ग्राम पंचायत साधारण चीज़ नहीं है, वो गवर्नमेंट है। ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य गवर्नमेंट है, सरकार है। तो सरकार का जांच कोई नहीं कर देगा। 3 सरकार हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत सरकार, और तीनों की प्रतिनिधि होते हैं कलेक्टर। कलेक्टर ही तीनों को व्यवस्थित करता है, तीनों को मैनेजमेंट का मालिक है कलेक्टर। तो तीनों सरकार को कलेक्टर ही चलाता है। इसलिए कानून बनाने वाला, चूँकि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 3 ही देश का स्वतंत्र सभा है, जिसके निर्णय को है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकती है। यह कानून बनाता है, अधिनियम बनाता है। सदन जो है लोकसभा में और विधानसभा में कानून बनता है, और ग्राम सभा जो है लोकसभा और विधानसभा के द्वारा जो अधिनियम बनाई गई है उस आलोक में अपना विनियमन बना करके आगे का कार्य करती है। इसलिए निगरानी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है गांवों के विकास में।
यदि जिस पंचायत में निगरानी समिति की गठन नहीं हुई है तो समझ लीजिए उस पंचायत में भ्रष्टाचार तो होगा ही, कोई भी कह दे। तो इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार फैली हुई है। पंचायती राज जनप्रतिनिधि इसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी, जो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी। यानी कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति जो होंगे, चाहे वो वीडीओ हो और चाहे बीपीआरओ हो, यानी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, और जिले के तमाम पदाधिकारियों की संलिप्तता है। ये आदिकाल से हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल को बताया, हम मुगल शासन काल का बातों को बताया है, रामायण और महाभारत का भी हमने पिछले, आप किताब को पढ़ेंगे, खुद पढ़ लीजिए ना, पहला नंबर किताब का जो भूमिका है पंचायती राज का, स्पष्ट कह रहा है कि प्रशासनिक पदाधिकारी कौनों काल में, आदिकाल हो वर्तमान समय में, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। वो नहीं चाहेंगे कि ग्राम सभा हो, वो नहीं चाहेंगे वार्ड सभा हो। अगर चाहते तो वार्ड सभा का, ग्राम सभा में निश्चित रूप से निगरानी समिति की गठन हो गई रहती। अगर निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ, इसके लिए ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी नहीं है। आप कानून पढ़ लीजिए, स्पष्ट कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, ये जिला के कलेक्टर की जवाबदेही है कि हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति की गठन हो। तो बिहार के कलेक्टर क्या कर रहे हैं? बिहार के कलेक्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, सभी जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि निगरानी समिति की गठन बिहार में क्यों नहीं हुई? कौन दोषी है? इतना बड़ा पाप हो रहा है, आप निगरानी समिति के गठन नहीं करा रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी तेल लगा के सो गया, लुटा जाए यह राज, उसको कोई माने मतलब नहीं है। क्योंकि वो जान रहा है प्रशासनिक पदाधिकारी कि ग्राम पंचायत जो चुनाव, वार्ड सदस्य और मुखिया, ये सबसे गलत करा लेता है, कहीं ना कहीं डरवाता है कि आपको एफआईआर कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो निगरानी समिति की गठन नहीं होगी, कैसे विकास हो जाएगा? गांव के लोग कहाँ जाएगा? कलेक्टर साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी बतावे बिहार के लोगों को कि आम जनता को कोई शिकायत है ग्राम पंचायत से, तो आपको तो कानून में रोक दिया गया। एक व्यक्ति कलेक्टर है और दूसरा निगरानी समिति है। हमको इसके अलावा अगर किसी को जांच करने का अधिकार है, हाँ कमिश्नर को है, तो कमिश्नर आएगा गांव में जांच करने, मिनिस्टर जाएगा। तो कलेक्टर प्रतिनिधि है तीनों सरकार का, और निगरानी समिति की गठन नहीं हो रही। आम जनता भटकाव का शिकार हो गया है, आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ चाह रहा है वही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इसलिए अब भ्रष्टाचार तब रुकेगी जब प्रत्येक पंचायतों में निगरानी समिति की गठन हो गई। 2006 में कानून बना, 2006 में कानून बना और आज तक यह कानून जमीन पर नहीं उतर रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? सरकार दोषी नहीं है। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से निगरानी समिति की गठन नहीं हो रही। सुभाष कुशवाहा बोल रहा है, अगर बिहार के किसी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हिम्मत है तो हम तो बोल रहे हैं कि निगरानी समिति की गठन प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से नहीं हो रही है। नहीं चाहते हैं बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी कि पंचायती राज सरकार मजबूत हो। पंचायत सरकार के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। वो फिर चाहते हैं 2001 से पहले जो डीडीसी चेक काटते थे, कलेक्टर स्वीकृति देते थे योजनाओं का धरातल पर, योजना वो उनके दस्तखत से पास होती थी और उनके हाथों से छीन करके पंचायती राज को दे दिया गया। इसलिए उनको मन नहीं लगता है, छोड़ दिया है। काहे निगरानी समिति बनाएगा? निगरानी समिति नहीं बनेगा तो ग्राम पंचायत गलती करेगी तो मलगोबा चापेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया को, वार्ड सदस्य को डेढ़वा करके पैसा ले ऐठेंगे। भ्रष्टाचार यही कारण है। निगरानी समिति की गठन, आइए बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं, एक बार प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ में आंदोलन करने की जरूरत है। निगरानी समिति की गठन करने के लिए आपको आगे आना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर हम कल आपसे नई विषय पर आपके सामने हम मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।